यूट्यूब चैनल सुनील जगू का लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बागोरियों की ढाणी नवलगढ़ झुंझुनू। मैं सुनील कुमार तंवर, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, एमए नेट लोक प्रशासन, एमए शेट नेट राजनीति विज्ञान, एमए ज्योग्राफी, एमएड। सभी को मेरा नमस्कार। आज बात करेंगे हम कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान। टॉपिक होगा 7 राज्य सरकार, जिसके अंतर्गत हमने कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका की बात करेंगे। कार्यपालिका और विधायिका की बात हमने पिछले वीडियो में की। इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यायपालिका। भारतीय संविधान में एकल एवं स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत सर्वोच्च शीर्षस्थ संस्था सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय के पश्चात न्यायपालिका में उच्च न्यायालय का स्थान आता है। राज्य स्तर पर सर्वोच्च न्यायिक संस्था उच्च न्यायालय है। संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय या एक से अधिक राज्यों में एक उच्च न्यायालय हो सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे उच्च न्यायालय के गठन और संरचना। उच्च न्यायालय का गठन और संरचना। उच्च न्यायालय का गठन प्रत्येक राज्य या एक से अधिक राज्यों में एक उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है। भारत में सर्वप्रथम 1862 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की। वर्तमान में 24 उच्च न्यायालय हैं। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 216 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश होते हैं, जिनकी संख्या समय समय पर राष्ट्रपति निर्धारित करता है। अर्थात मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों की संख्या किसी उच्च न्यायालय में राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है कि वहां न्यायाधीशों की संख्या क्या हो। तो पहला पॉइंट है अपना संख्या, न्यायाधीशों की संख्या। किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी यह तय करता है राष्ट्रपति। एक मुख्य न्यायाधीश, उसके अलावा अन्य न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित कौन करेगा? राष्ट्रपति। इसके बाद हम बात करेंगे नियुक्ति। अर्थात उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जाती है। भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उसके कोलेजियम अर्थात 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश तथा उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेता है तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय वह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उस राज्य के राज्यपाल और उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करता है। और इस प्रकार न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया है। इसके बाद है योग्यता। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के लिए योग्यता है। नंबर 1, भारत का नागरिक हो। दूसरा है उसने कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया या 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, यानी ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो, 10 वर्ष तक उसने किसी न्यायिक पद को धारण किया हो या 10 वर्ष तक वह किसी उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, ऐसे किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति न्यायाधीश नियुक्त
कर सकता है। उसके बाद है उसका कार्यकाल। सामान्यतः न्यायाधीश का कार्यकाल 62 वर्ष की आयु तक, उसकी नियुक्ति से 62 वर्ष की आयु तक होता है। राष्ट्रपति द्वारा किसी व्यक्ति को न्यायाधीश नियुक्त करने के पश्चात वह अपनी 62 वर्ष की आयु तक उस पद को धारण करता है, किंतु वह स्वयं चाहे तो राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र दे सकता है, या संसद के दोनों सदन अपने 2/3 बहुमत से उसको हटाने का प्रस्ताव पारित कर दें तो राष्ट्रपति के आदेश से उसे हटाया जा सकता है। सामान्यतः उसका कार्यकाल, उसकी आयु 62 वर्ष तक होता है। कार्यकाल के बाद अगला पॉइंट है शपथ। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों को शपथ राज्यपाल या स्वयं या अपने द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति से दिलवाएगा। यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शपथ या तो राज्यपाल के समक्ष या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष लेते हैं। उसके बाद है वेतन वृद्धि। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,50,000 रुपये और अन्य न्यायाधीशों को 2,25,000 रुपये मासिक वेतन और अन्य वेतन भत्ते सुविधाएं उनको प्राप्त होती है। इसके बाद हम बात करेंगे स्थानांतरण। किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का स्थानांतरण राष्ट्रपति उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से कर सकता है। और अगला पॉइंट है स्वतंत्रता। उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता, जिसमें हम बात कर सकते हैं नियुक्ति की विशेष प्रक्रिया, यानी उच्च न्यायालय को स्वतंत्रता किस प्रकार मिलती है, क्योंकि भारतीय संविधान में एकल एवं स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है, इसलिए उच्च न्यायालय को स्वतंत्र रखने के लिए हमने कुछ विशेष प्रावधान किए, जिसमें पहले नियुक्ति की विशेष प्रक्रिया, जिसमें न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने का प्रयास किया गया है। उसके बाद बात करें दूसरा पॉइंट निश्चित कार्यकाल। इनका कार्यकाल जो होता है वो निश्चित है। सामान्यतः ये अपनी आयु जब तक 62 वर्ष हो अपना कार्यकाल पूर्ण कर सकते हैं। इसके अलावा इनके आचरण पर संसद में जब इनको हटाने का प्रस्ताव लाया जाता है, उसके अलावा कहीं पे भी इनके आचरण पर विचार नहीं किया जा सकता। ये इनको एक स्वतंत्रता दी गई है। इसके अलावा अगला पॉइंट जो होगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जब सेवानिवृत्त हो जाते हैं, 62 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेते हैं, उसके बाद किसी भी उच्च न्यायालय में जिसमें उन्होंने न्यायिक पद धारण किया गया है वहां वकालत नहीं कर सकते। इस प्रकार उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता का प्रावधान है, जिसमें नियुक्ति की उनकी विशेष प्रक्रिया, निश्चित कार्यकाल है उनका 62 वर्ष की आयु तक, हटाने के प्रस्ताव के अलावा उनके आचरण पे कहीं पे भी विचार विमर्श नहीं किया जा सकता। और अगला पॉइंट जो था अवकाश ग्रहण करने पर, सेवानिवृत्त होने पर, ऐसे किसी न्यायालय में वो वकालत नहीं कर सकते जहां न्यायिक पद धारण किया हो। और 5वां पॉइंट है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में ऐसा प्रावधान है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किया जाएगा, जिसके तहत
ये सारे प्रावधान और न्यायपालिका को स्वतंत्रता प्राप्त होती है। ये है उच्च न्यायालय का संगठन संरचना, जिसमें हमने विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से बात की। इसके बाद हम बात करेंगे उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, कार्य एवं क्षेत्राधिकार। पहला है मूल क्षेत्राधिकार। मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्च न्यायालय उन सभी मामलों पे विचार कर सकता है जो संसद या विधानमंडल सदस्यों के निर्वाचन से संबंधित हो, राजस्व एकत्रीकरण से संबंधित हो, मौलिक अधिकारों से संबंधित हो, वसीयत, विवाह विधि, कंपनी कानून, विवाह विच्छेद आदि मुकदमे उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। अगला पॉइंट है याचिका, रिट। याचिका जिसको हम कहते हैं रिट अधिकारिता, अर्थात जब किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वह व्यक्ति अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय में जा सकता है और उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेषण, निषेधाज्ञा, अधिकार प्ररक्षण। तीसरा जो कार्य है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार 3 तरह का है, संवैधानिक, आपराधिक। संवैधानिक अपीलीय क्षेत्राधिकार में संविधान से संबंधित व्याख्या से जुड़ा हुआ मुद्दा हो तो उसके संदर्भ में अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है। आपराधिक मामला और सिविल। आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार में किसी सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों ने किसी व्यक्ति को 4 वर्ष का दंड या मृत्यु दंड दिया है तो उसके संदर्भ में अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है। सिविल मामलों में भी अधीनस्थ न्यायालयों के मामलों की अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है। तो मूल क्षेत्राधिकार, याचिका, अपीलीय और उसके बाद अभिलेख न्यायालय। उच्च न्यायालय भी अभिलेख न्यायालय होता है, अर्थात न्यायालय की अवमानना पर दंड दिया जा सकता है और उसके सारे निर्णय अधीनस्थ न्यायालयों के लिए कानून की तरह होंगे जिन्हें सुरक्षित रखा जाएगा। 5वां पॉइंट है प्रशासन संबंधी अधिकार या कार्य। प्रशासन संबंधी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ किसी न्यायालय के पत्रों को, निर्णयों को, मामलों को, विवादों को उनकी जांच के लिए अपने पास मंगवा सकता है और उसका यह उत्तरदायित्व है कि उसके अधीनस्थ न्यायालय कानून के अनुसार, कानून की सीमाओं में रहते हुए कार्य करे। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट क्षेत्राधिकार न्यायिक पुनरावलोकन। अगला जो है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत उच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि वह संसद या विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी भी विधि को संविधान के विरुद्ध पाए जाने पर अवैधानिक घोषित कर सकता है। इस प्रकार हमने उच्च न्यायालय के संगठन, उसके गठन और क्षेत्राधिकार की बात की। इस प्रकार हमारा 7वां अध्याय राज्य सरकार पूरा होता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एक नए अध्याय, एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल सुनील जगू का लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।